नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे के ग्रुप डी के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आज का अपने पेपर सेट नंबर 3 के साथ में। दो सेट हम लगा चुके हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा, सभी ज़रूर देखिएगा। अब हम शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने सेट नंबर 3 के साथ में, जिसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। हम ओनली जीके और जीएस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका जीके का है। चलिए, जीके का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, मैं एक बार मेरा राइटिंग पेन सही कर लेता हूँ, तब तक आंसर दीजिएगा। इसका क्या आंसर बनने वाला है बताइएगा, क्या आंसर बनेगा दोस्तों इसका। संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मणिपुर। वैसे हिरण का नाम देखते हुए आपके दिमाग में राजस्थान आता होगा, बट इसके अंदर मणिपुर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो मणिपुर राज्य के अंदर पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है जिसका नाम है संगाई हिरण। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। केबुल लामजाओ एक तैरता नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, एक साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन क्या कहते हैं हम रीड कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र यानी ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल, कोई धारावाही चालक है उसके ऊपर लगने वाला बल, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, तभी तो धारावाही चालक बनेगा। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और की दिशाओं को निरूपित करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर आपको बताना है, यहाँ पे शब्द आया क्रमशः। क्रमशः का मतलब है पहले आपको बताना है कि अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है और तर्जनी अंगुली है किसको रिप्रेजेंट करती है। हम जैसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लेते हैं तो उसके अंदर हम अंगूठा और अपना तर्जनी और मध्यमा अंगुली इन तीनों को हम इस तरीके से सेट करते हैं कि तीनों अलग अलग चीज़ें आपको बताएगी। तो जैसे कि इसमें अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया और बीच वाली अंगुली हो गया, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा जो अंगूठा है वह आपका बल को रिप्रेजेंट करेगा और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और एक और होता है इसमें जो अंगूठा मध्यमा आ जाती है, वह आई को रिप्रेजेंट करती है। आई का मतलब हो गया विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ध्यान में रखिएगा, अंगूठा इसके अंदर हम अपने अंगूठे को और मध्यमा अंगुली और तर्जनी अंगुली को इस प्रकार से रिप्रेजेंट बनाते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार। जिसमें अंगूठा है वह अपने, ये अंगूठा है आपके इसको बल को रिप्रेजेंट करेगा और जो तर्जनी अंगुली है वह तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी और जो बच गया अपना मध्यमा वह धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो गैसीय विनिमय में सहायक होता है रंध्र। पौधे हैं वह श्वसन या अपना जो भी है रेस्पिरेशन सिस्टम है किसके माध्यम से करते हैं। गैसों का जो आदान प्रदान है वह किसके माध्यम से करते हैं, वह रंध्र के माध्यम से करते हैं। ये पत्तियों के ऊपर होता है, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों के ऊपर, इनके माध्यम से पेड़ पौधे अपना श्वसन कार्य कंप्लीट करते हैं। मनुष्य किसके माध्यम से श्वसन करता है, मनुष्य फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है और मछलियाँ गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। अब यहाँ पे एक और जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौसिनराम जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, चेरापूंजी एंड मौसिनराम। तो मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। आर्द्र का मतलब है वेटेस्ट प्लेस, सबसे वेटेस्ट प्लेस है जिसको हम आर्द्र बोले गए हैं यहाँ पे हिंदी में। और यह कहाँ पे स्थित है, तो मौसिनराम है ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में खासी पहाड़ियाँ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे, चाहे वह जीके के हो, साइंस के हो, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, XYZ किसी के भी हो, सबके आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन हो रहा है, निम्न में से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है।
विद्युत मोटर है उसके आर्मेचर के भाग क्या हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लोह कोर दिया हुआ है, लोह कोर यानी जो फेरस आयरन कोर दिया हुआ है, कुंडली दिया हुआ है, चुंबक दिया हुआ है। तो देखिए विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है, आर्मेचर के अंदर चुंबक नहीं होता है, क्योंकि मोटर में क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका आर्मेचर इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो आर्मेचर इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो चुंबक से तो कोई लेना देना नहीं है, इसी को हम कहेंगे आर्मेचर, आर्मेचर कहेंगे इसको। तो ये किसका बना होता है, ये आयरन की पत्तियों का बना होता है, इसके अंदर कोइल्स रहती है, तो कुंडली हो गया। तो यहाँ पे 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मोटर का क्या काम होता है, मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है ये विद्युत मोटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया है तो। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इधर तो धारा दी हुई है, आपको दिख रहा होगा करंट है, और इधर वोल्टेज दिया हुआ है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, R1 R2 R3। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3। तो इसमें रिलेशन क्या होगा सबसे बड़ा, तो हम किस तरीके से हम इस रिलेशन को निकालेंगे, देखिएगा इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, इसको मैं इधर लेता हूँ, ओके, इसको मैं इधर लेता हूँ और इसको मैं इधर लेता हूँ, ले दिया। अब आगे इसको मैं दूसरी तरीके से, इसको मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, इसको मैं इधर मिला देता हूँ और इसको इधर मिला लेता हूँ। अब देखिएगा ओम का नियम क्या कहते हैं, V = IR हो गया और R = V/I हो गया। अब देखिएगा जो ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी R समानुपाती डायरेक्ट वोल्टेज के है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे R ज़्यादा होगा, और करंट जिसका कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। तो देखिएगा इसमें आप देखोगे R2 का करंट है, R2 देखिएगा, R2 का करंट तो सबसे कम है और इसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, तो R2 तो मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, R2 तो मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब R2 के बाद में, R2 से छोटा क्या हो जाएगा, R2 के बाद में इधर R1 है और फिर R3, तो R2 सबसे बड़ा, फिर R1 और सबसे छोटा R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको सोल्व करूँगा। अब बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे, ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, ये ऐसा लगता है ALP JEE एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है आपकी, जिसमें ऑक्सीडेशन है रिडक्शन दोनों कंप्लीट होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों नहीं है। देखिएगा इसमें हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नहीं है इसमें, इसका हम बात करेंगे ZNO, इसका अपचयन हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी किसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ना, किसी के साथ में टूटना। तो यहाँ पे आपका NO3 + NaCl, तो ये NaCl, ये AgCl हो गया और ये NaNO3, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी इसके अंदर आप देखोगे ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तीनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था। नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो 1876 में भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रथम प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा दादा भाई नारोजी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नारोजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। जिस तरीके से गंदगी को साबुन हटा देता है, इसी प्रकार से मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया होती है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पीत लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पीत लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पीत रस का उत्पादन कहाँ पे होता है, पीत रस को हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइल जूस। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, लीवर के द्वारा इसका उत्पन्न होता है और इसको पित्ताशय या गोल ब्लैडर के अंदर इसका स्टोरेज होता है।
भोजन को ऑक्सीकरण करने के अंदर काम आता है, क्षारीय बनाने में काम आता है। यहाँ पे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओशेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2021 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह दिया गया था टीपी ओशेफ को, और टीपी ओशेफ का संबंध है एथलेटिक्स के साथ में। तो आंसर बनेगा यहाँ पे एथलेटिक्स। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिएगा। 4 ओम के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात करना है, यानी इसके सिरों पे जो V1 वोल्टेज है वह आपको बताना है V1 कितना होगा। तो V = समानुपाती होता है IR। तो सिंपल सी बात है, यदि आप लोगों को इस पथ में बहने वाली करंट I का मान पता चल गया तो आप डायरेक्ट I को 4 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, क्योंकि V = IR होता है। तो V1 कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V1 कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम इंटू करंट मेरे को निकालनी है। तो अब मैं करंट कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो करंट कैसे निकालूंगा, तो टोटल सर्किट है, कंप्लीट सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, 5 वोल्टेज दे रखा है, 5 वोल्टेज हो गया। और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 और 4 10 ओम हो गया। सीरीज में जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, 10 ओम हो गए। तो इसमें जो करंट होगी वह हो जाएगी V/R 5/10, यानी 0.5 एम्पियर इसके अंदर करंट आ गई। अब इसके अंदर मेरे को निकालना है V1, तो V1 हो जाएगा मेरा 4 × 0.5, तो ये हो जाएगा 4 × 0.5 यानी 2 वोल्ट। तो इस तरीके से मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, V1 के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे यदि आपसे पूछते इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना बनता, तो आप 6 से मल्टीप्लाइड कर देते। जो आपका करंट आया था 0.5 एम्पियर का जो करंट आया था उसको 6 से मल्टीप्लाइड करोगे आप, तो 6 × 0.5 मल्टीप्लाइड करोगे तो V2 आपके पास में आ जाएगा 3 वोल्ट। अब ऐड कर लीजिएगा, V1 आपके पास में 2 वोल्ट आया और V2 आपके पास में 3 वोल्ट आ गया, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वापस मेरा 5 वोल्ट आ जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार से क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता चले। क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो यहाँ पे GST से संबंधित है, वस्तु एंड सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स हम बोलते हैं। तो वस्तु एंड सेवा कर परिषद, परिषद यानी काउंसिल, काउंसिल, तो GST काउंसिल से संबंधित है। क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हो भारत के अंदर GST किस वर्ष से लागू किया गया या किस तिथि को लागू किया गया, या बता सकते हो हम GST डे कब मनाते हैं, GST डे किस दिन मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब शुष्क भुजे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? शुष्क भुजे हुए चूने की बात हो रही है, भुजे हुए चूने की उसका क्लोरीनीकरण करोगे तो क्या बनेगा? CaCO3, शुष्क भुजे हुए चूना है, इसका क्लोरीनीकरण करोगे आप तो क्या बनेगा? CaCOl3, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपके सामने आएगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर C, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से प्रदान किया? तो संध्या गुरुंग को मुक्केबाजी के लिए, संध्या गुरुंग को मुक्केबाजी के लिए 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। ये पूछ रहे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। क्या अग्निशामक में किया जाता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलिंग किया जा सकता है, यानी Na2CO3.10H2O। ये आपसे पूछा है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कथन 2 सत्य है आपका, कथन 2 सत्य हैं और कथन 1 आपका असत्य है। इसमें सोडा एसिड नहीं होगा, ठीक है, फिर आपका सही हो जाएगा। अग्निशामक में काम में लेते हैं लेकिन सोडा एसिड वाले में काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे आंसर बनेगा CO2 वाले हम उसमें काम में लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 एमएम की दूरी पर रखी हुई है। लेंस से 30 एमएम की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। निम्न लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धित किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा 25/30 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 30/25 के बराबर हो जाएगा, 30/25। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नेगेटिव हो जाएगा। एक वस्तु अभिसारी लेंस से, कोई अभिसारी है, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है आपका, उससे 25 एमएम की दूरी पर रखी गई है, ओके, और लेंस से 30 एमएम की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है 30 दूरी पर, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक किसके बराबर होगा? जो मैग्नीफाइंग होगा वो होगा इसके लेंथ ऑफ इस इमेज और लेंथ ऑफ दिस इमेज डिवाइडेड बाई, तो आंसर बन जाएगा -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूरा नाम क्या है? तो COPRA का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। साइक्लोहेक्सेन में CC बंद, CH बंद और इस प्रकार के कुल साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12। साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला बनेगा C6H12 में CC बंद और CH बंद होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंद कितने होंगे? तो CC बंद इसमें 6 हो गए, CH बंद इसमें 12 हो गए, तो टोटल बंद है 12 और 6 है, इसमें 18 हो जाएगा आपका। इस तरीके से करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। पचास क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन में से क्या अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल नहीं है? अलैंगिक प्रजनन हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलने वाले हैं। एक होता है लैंगिक प्रजनन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक में क्या होगा? माता और पिता यानी मेल और फीमेल दोनों का योगदान होगा। अलैंगिक प्रजनन है, इसमें इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल इनका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ग्राफ्टिंग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल नहीं है तो ग्राफ्टिंग आपका इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 49 हो गया और ये लास्ट 50। चलिए अब मैं नेक्स्ट आगे बात करूँगा दूसरे सेट के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।